पूरा देश एक भयानक दौर से गुजर रहा है कि हम लंबे समय से देख रहे हैं कि लगातार मॉब लिंचिंग हो रहा है। उसके बाद शिक्षण संस्थानों पे भी हमले हो रहे हैं। जो अंधश्रद्धा के लिए काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी लगातार हमले, बॉडी लंकेश की इस बीच हत्या कर दी गई। और इसके साथ साथ जो पूरा उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो उसके साथ पूरे देश भर में जो हिंदू फांसीवाद है और अंधराष्ट्रवाद वो तेज़ी के साथ पूरे देश भर में आगे बढ़ रहा है। और इन सारी चीज़ों के साथ जन संघर्ष भी बढ़ रहे हैं और जो जनता के जो आकांक्षा हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुचला जा रहा है। आज मौका है हमारे बीच में पांचरे दाभोलकर और कलबुर्गी की विरासत को आगे ले जाने वाले नरेंद्र नायक हमारे बीच में हैं। हम उनसे तमाम सवाल पर, अंधविश्वास पर, वैज्ञानिक समझ पर और तमाम चीज़ों पर बातचीत करना चाहते हैं इस मौके पे। तो स्वागत है। पहला सवाल ये है कि पहले दाभोलकर, फिर कलबुर्गी और उसके बाद गौरी लंकेश की हत्या के पीछे के कारणों को बताते हुए हत्यारों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों को आप बताएं। देखिए, इनमें जो एक कॉमन पॉइंट है कि इनके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सनातन संस्था कहते हैं, ये बहुत ख़तरनाक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस गोवा में है। और एक ऑक्टोपस जैसे इसके टेंटेकल जो कहते हैं ना, वो बहुत जगह पर है। मंगलुरु में ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू होते समय ही इसके ब्रांच शुरू हुए थे और इनका मास्ट हेड है इनके ये मैगज़ीन का, जिसमें लिखते हैं दुर्जनों को नाश करने के लिए कन्नड़ में। और ये दुर्जन में कौन होते हैं? नास्तिक पहले होते हैं इनके दुर्जनों के लिस्ट पर, क्योंकि ये लोग हमको अपने बड़ा दुश्मन समझते हैं। क्योंकि अगर एक पीटर ने कुछ कहा, नहीं तो मोहम्मद ने कुछ कहा, तो कह सकते हैं कि वो ईसाई है, ये मुसलमान है। लेकिन जब एक नरेंद्र बोलेगा, एक गौरी बोलेगी, एक गोविंद बोलेगा, तब उनको ये एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा। इसलिए वो हमको अपने नंबर 1 एनिमी समझते हैं। और लिस्ट बनाया है इन लोगों ने, बहुत पुराना लिस्ट है। इसमें मैं नंबर 7 पे था। नरेंद्र दाभोलकर इनके हत्या के टाइम पे मैं तो नंबर 7 पे था और आगे बढ़ता आया। एक गौरी लंकेश के आगे था मैं लिस्ट में, लेकिन बात जो ऐसी हुई कि मैंने पुलिस प्रोटेक्शन एक्सेप्ट कर लिया, गौरी ने रिजेक्ट कर दिया, बस। नहीं तो मैं भी आपके सामने आज नहीं होता था। देखिए, बात ये है कि इन लोगों को समझ में आया है कि जो मैसेज हम दे रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है और लोग सोचने लगे हैं। इसीलिए वो हमको एलिमिनेट करने की काम कर रहे हैं। नरेंद्र दाभोलकर तो बहुत सालों से इनकी हिट लिस्ट में है। 20th एनिवर्सरी और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के ये फंक्शन था पुणे में। जब मैं उधर गया, वो नरेंद्र दाभोलकर इधर उधर घूम रहा। तब तो मेरा नाम हिट लिस्ट में नहीं था। मैंने पूछा, नरेंद्र दाभोलकर क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारा नाम तो हिट लिस्ट में है और तुम यहाँ वहाँ घूम रहे हो। वो बोला, हाँ मुझे बोला है कि पुलिस प्रोटेक्शन लेना है, पुलिस ने बुलाया और बोला कि मुझे गनमैन लगाएंगे। मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। देखो, मुझे गनमैन लगाया तो किसी दूसरे को ख़त्म कर देंगे, मुझे ख़त्म करने दो, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे एटीट्यूड लेके घूम रहे थे नरेंद्र दाभोलकर। तो सोच लीजिए आप, 2017 मार्च 10 को मुझ पर हमला होने की कोशिश की। तब गौरी मुझे फ़ोन करके बताने लगी, ए भाई बी केयरफुल, क्या कर रहे हो तुम? तो मैंने बोला कि भाई मुझे तो पुलिस सिक्योरिटी है। उस टाइम में सिर्फ डे टाइम में था। मैं सोच रहा था कि इसके आने से पहले सुबह सुबह 6:30 बजे स्विमिंग को जाता था मैं। स्विमिंग पूल तो घर के बिल्कुल नज़दीक है। सोचा कि सीधा जाओ और वापस आओ, कौन पकड़ेगा। लेकिन उन लोगों ने उसी टाइम पे ट्राई कर दिया। फिर पुलिस कमिश्नर बोले, तुम पर कोई भरोसा नहीं है हमको,
हम 24 आवर सिक्योरिटी लगा देंगे। तो 24 आवर सिक्योरिटी लग दिया मार्च 2017 के बाद। और ऐसा हुआ कि जिस गौरी लंकेश ने मुझे क्वेश्चन किया था कि भाई क्या कर रहे हो, 5 सितंबर 2017 गौरी लंकेश ख़त्म। उसी टाइम में जो वो मुझे बोल रही थी कि अच्छा भाई सिक्योरिटी पे ध्यान रखो, तो मैंने गौरी से पूछा भाई व्हाट अबाउट यू, तो वो बोली ये सब नहीं चलेगा। तब मुझे मालूम नहीं तो कि ये सब नहीं चलेगा क्या है। बाद में मुझे पता लगा कि उनको भी पुलिस प्रोटेक्शन ऑफ़र किया था और वो नहीं चाहती थी, इसलिए उसको ख़त्म कर दिया। बाद में एक SIT बनाया, हज़ारों पुलिस मैन को लगा के। सिद्धरामैया जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सोचा कि ये जो है सारा षड्यंत्र को बाहर लाना है, और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर दी कि बहुत सारे बातें निकल के आए। 20 लोगों का लिस्ट आया। मुझे खुशी हुई, भाई मैं तो लिस्ट में नहीं हूँ। सोचा अच्छी बात है, मैं तो लिस्ट से निकल गया। लेकिन बात ये जो था कि वो 20 लोगों का लिस्ट वेटिंग लिस्ट था। बाद में उन्हीं पुलिसों को एक कंफर्म्ड लिस्ट मिला जिसमें मेरा नाम नंबर 2 पे था। गिरीश कार्नाड, नरेंद्र नायक, बाद में KS भगवान, बाद में एक मठ के स्वामी है। हम लोगों का लिस्ट बनाया था, इतना मजबूत लिस्ट बनाया था कि एक नाम के सामने लिखा भी था कि इसको कौन मर्डर करेगा, और मेरे लिए आसान किया था वही जिसने गौरी लंकेश को ख़त्म कर दिया था। देखिए इतने बोल्ड थे ये लोग कि इनको कैरी नहीं था। बात ये है कि इन लोगों को शायद पीछे से सपोर्ट हुआ होगा, नहीं तो ये सब कैसे क्यों करते। देखिए फिर बात हुआ, इन्वेस्टिगेशन आगे चलता रहा। जब इन्वेस्टिगेशन आगे चलता रहा, बहुत सारी बातें निकली कि इन लोगों को कहाँ ट्रेनिंग दिया था, इन लोगों ने क्या क्या किया था। इसमें 3 दिन मेरा पीछा कर रहे थे ये लोग, जिन्होंने मुझे लिस्ट पर डाला था। उन्होंने मेरे पीछा करने के लिए भी नियुक्त किया था लोगों को। और ये चार्जशीट में, गौरी लंकेश मर्डर का चार्जशीट में ये भी लिखा है कि 3 दिन मुझे फॉलो कर रहे थे। देखिए बात ये है कि हम मरने से नहीं डरते, हमारा उम्र तो हो गया, लेकिन बात यह है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, और इसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। यही हमारा संकल्प है। ये बात यह है कि गिरीश कार्नाड तो बहुत बूढ़े हो गए, अब तो ठीक से चल भी नहीं सकते, नाक में ऑक्सीजन लगा के ही इनको चलना पड़ता है। KS भगवान तो वो मुझसे ज़्यादा उम्र वाले हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, वो जो मठ के स्वामी, निर्मामिडी मठ कहते हैं इसको, चन्नभद्र वीरमल्ला स्वामी इनका नाम, ये हिट लिस्ट में नाम देखते ही वो चुप हो गए। तब एक ही बचा हूँ मैं जो लिस्ट में हूँ और बोलता हूँ, काम करता हूँ। बहुत सारे लोग घबरा गए, लेकिन बात यह है कि हम तो पहले ही लिस्ट में हैं। खैर छोड़ो भाई, क्या होगा देखा जाएगा बस। इस बीच में प्रकाश राज जी का आवाज़ बड़ा बुलंद हुआ उनके समर्थन में। देखिए प्रकाश राज तो मेरा दोस्त है, हम कई बार एक ही प्लेटफॉर्म में बैठे हैं। प्रकाश राज, इसका नाम प्रकाश राय बोलते थे एक टाइम पे, ठीक है कोई बात नहीं। वो साउथ के सारे लैंग्वेजेस में एक्ट करने वाले हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तो इसलिए इनको तो थोड़ा फॉलोइंग है। इनको बहुत बुरा लगा जब गौरी लंकेश की हत्या की गई। गौरी लंकेश भी मेरी दोस्त थी, 1995 में हम पहली बार मिले थे, उसके बाद हम क्लोज ही रहे। लेकिन इसको तो वो तो
जिगरी दोस्त था, रोज़ रोज़ मिलता था। हम तो कभी कभी मिलते थे प्लेटफॉर्म पे, या मुझे फ़ोन करती थी या कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए करती थी। जब मुझे सपोर्ट चाहिए था मैं फ़ोन करता था, ऐसा था। लेकिन प्रकाश राज तो रोज़ मिलने वाला था, उसको बहुत बुरा लगा। तो इसने एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया कि क्वेश्चनिंग का कैंपेन। वो क्वेश्चनिंग का कैंपेन पॉपुलर हो गया, लेकिन प्रकाश राज ने सीरियसली ये फॉलो नहीं किया, इसको आंदोलन में नहीं बढ़ाया। तब्दील नहीं किया आंदोलन में। हाँ, देखिए, एक आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो लोगों को साथ में ले जाना है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करना है। लेकिन ये चाहते हैं कि किसी एक, जैसे इनका था ये तक वाई जस्ट आस्किंग, उनका कैंपेन था। वो क्या करना चाहता है कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइज सेटअप जहाँ हो, जहाँ होकर ज्वाइन हो जाओ। अभी हमें न्यूज़ मिला है कि नहीं तो वो बेंगलुरु सेंट्रल में एमपी सीट के लिए कंटेस्ट करेंगे इस इलेक्शन में, नहीं तो जाएंगे तेलंगाना में। और तेलंगाना में गए तो इनको सपोर्ट होना चाहिए, और वो सपोर्ट होगा तो ये इनका चंद्रशेखर का, वो क्या पार्टी है इनका, नाम तो मैं भूल गया। वो तो रूलिंग पार्टी है अब आंध्रा में। अच्छा, हाँ ठीक है। इसमें क्या हथियारों के उनको मतलब धरपकड़ के लिए क्या हो रहा था, मतलब पूरे जो इस पूरे मामले? देखिए, ये जो हिंदुत्ववादियों ने एक सिंडिकेट बनाया है कि मेरा नाम कई हिट लिस्ट में है। इसमें एक तो मर्डर था आरटीआई एक्टिविस्ट का, करवा दिया नमो ब्रिगेड वालों ने, विनायक बालिगा है इसका नाम, इसमें भी मेरा नाम हिट लिस्ट में आ गया। मैं तो ये चीज़ों को अपोज कर रहा हूँ, तो हिंदुत्व लोगों का हिट लिस्ट में आ गया। फिर मैंने कई चीज़ एक्सपोज कर दिए तो उनका हिट लिस्ट में आ गया। और एक सोसाइटी है बूढ़ों की, मुझसे भी बूढ़े हैं इसमें, उनका हिट लिस्ट में भी मेरा नाम आ गया। 3 नाम है इनकी हिट लिस्ट में। वो बूढ़ों का हिट लिस्ट है, वो थिंकर्स इंटेलेक्चुअल ग्रुप है इनका, और ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे। ये क्या है, उनकी मार्गदर्शक मंडली है। इस मार्गदर्शक मंडली की हिट लिस्ट में हम 3 हैं। एक का नाम है जी रामकृष्ण, और वो मुझसे भी बुजुर्ग है। वो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, इंग्लिश में प्रोफेसर थे और संस्कृत में पंडित है। इन लोगों ने एक श्लोक बता दिया एक अर्थ का, वो 4 श्लोक कोट करेंगे ऑपोजिट मीनिंग का, इतना ज्ञान है इनको संस्कृत में। दूसरा है डॉक्टर बालचंद्र राव, वो तो नास्तिक हैं, रैशनलिस्ट है, पर एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट है। इन लोगों का बाप दादाओं का हॉरोस्कोप भी निकाल के देंगे, एक कुंडली, वो नंबर 2 है। नंबर 3 मैं हूँ इनके हिट लिस्ट में, बूढ़ों का हिट लिस्ट में, क्योंकि मैं जो भी ये लोग क्लेम करे उसको वैज्ञानिक ढंग से मैं टेस्ट करने की चैलेंज करूँगा, नहीं तो इसको एक्सपोज कर दूँगा। इनका 3 ही लोगों का हिट लिस्ट है, ये है। तो ऐसे हिट लिस्ट बनाते रहते हैं लोग। हिट लिस्ट होगा यानी विश लिस्ट होगा कि इन लोगों को एलिमिनेट करो, हम खुश रहेंगे। भाई करते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। जैसे कि अंधविश्वास का विरोध होता है, रूढ़ी प्रथा का विरोध होता है, आपका कामकाज को देखा जाए तो खासकर आप धर्म का विरोध करते हैं, और उसमें जो बहुसंख्यक जो धर्म है हिंदू धर्म का विरोध होता है। हिंदू धर्म में ये देखा गया है पूरा कि जो मूल निवासियों का जो धर्म है, उस धर्म को वो कुचलता है। और जैसा हम रामायण महाभारत में देखें, राम के चरित्र में भी देखें कि राम जो है तलवार वगैरह से लड़ाई नहीं लड़ता है, बल्कि मूल निवासियों के जो तीर कमान है ना, उन तीर कमानों को लेके मूल निवासियों को संहार करता है। तो इसको आप कैसे मतलब देखते हैं? देखिए, हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है। जो मनुवादी हैं वो अपने नीच, माने मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मनुवाद में जो नीच जाति कहलाते हैं उनका ही यूज़ करके धार्मिक श्रद्धाओं को इनके सर पर ठोक कर
ये अपना काम करवाते हैं। देखिए हमारे दक्षिण कन्नड़ जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ ये जातिवादी पार्टी, ये मनुवादी पार्टी के सारे लीडर ब्राह्मण हैं। ये कुछ कन्नड़ स्पीकिंग ब्राह्मण है, कुछ कोंकणी स्पीकिंग ब्राह्मण है, ये सब लीडर्स है। एमपी एमएलए सीट सब इनको दिया जाता है, नहीं तो थोड़ा नीचे वाले ओबीसीज को दिया जाता है। ये दलित और ये ओबीसी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो गौमाता के लिए प्राण त्याग करने वाले, गौमाता की रक्षण करने वाले, दूसरे जातिवादियों के साथ लड़ने वाले, केस लड़ने वाले, जान देने वाले, ये सब यही होते हैं। कभी भी आपको किसी भी मनोवादी अपर कास्ट वाले का नाम नहीं मिलेगा। ये ओबीसी को भड़काते हैं और देश की रक्षा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए, गौ माता की पूजा के लिए भेजते हैं ओबीसीज को, और अपने बच्चों को अमेरिका इंग्लैंड भेजते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब इनके बच्चे हैं। लेकिन ये ओबीसी के लड़के इसी के लिए। एक बार इनका क्रिमिनल हिस्ट्री आ गया तो इनको निकाल दिया, एक बार केस इस पर ठोक दिया, जस्ट वॉश योर हैंड्स ऑफ देम। ऐसे कुछ लोग इनको छोड़ के अब ऑपोजिशन में आ गए, इनके ऑपोजिशन में, क्योंकि उनको पता लगा जितने हम बोलते हैं सुनते ही नहीं। मेरे वाइफ का जूनियर एक ऐसा ही था, मेरे वाइफ तो लॉयर है, इसको बार बार मैं बोलता रहा, ए मूर्ख, तुम्हें यूज़ कर रहे हैं ये लोग। 3-4 साल इसको बताने के बाद इसको पता लगा कि ये सच है, इसने उनकी कंपनी ही छोड़ दी। देखिए यहाँ भी ऐसा ही होता है, मेजॉरिटी तो, लेकिन यहाँ तो लगता है थोड़े ओबीसीज थोड़ा पावरफुल है, इनके लिए अपने लिए भी थोड़ा पॉलिटिक्स में जगह मांगते हैं ये लोग। कर्नाटक में तो 2 मेजर कास्ट है, लिंगायत और वोकलिगा, इन दोनों में एक बनेगा, नहीं तो थर्ड तो कुरुबा है, ये क्या है, भेड़ बकरी चलाने वाले, सिद्धरामैया तो उसका था। लेकिन नहीं तो ये 2 कास्ट के बीच में ही ये चीफ मिनिस्टरशिप आया है। और जो भी चीफ मिनिस्टर बनो, ये ब्राह्मणवादी तो अपना काम करके ही रहेंगे, यानी वही चीफ मिनिस्टर होंगे इसके पीछे। अब तो कुछ साजिश हो रहा है ऐसे किसी को चीफ मिनिस्टर बनाने का, लेकिन वो नहीं चला अभी तक। बहुत कोशिशें हो रही है ये जॉइंट गवर्नमेंट को गिराने की, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ। हम दर्शन में पढ़ते हैं कि वेद है, पुराण है, महाभारत, रामायण, तमाम चीज़ें बहुत प्राचीन ग्रंथ है। हाँ। उसके बरक से जो तर्कशास्त्र है, तार्किक है, जिस पर आप लोग भरोसा करते हैं, उसका अपना क्या इतिहास है? वो इतिहास लोगों के बीच में क्यों नहीं आता? देखिए बात यह है कि इतिहास और मिथक दोनों को हम कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी एक दूसरे से मिलता है। देखिए हिस्ट्री इज़ ऑलवेज रिटन बाय द विनिंग पार्टी कहते हैं। अगर जर्मन विन होते इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, हमारी हिस्ट्री ही अलग होती। ऐसे ही ये राजा महाराजाओं के युद्ध में जो जीत गया, हिस्ट्री उसी ने ही लिखा, बस हो गया। कुछ फोक टेल्स थे, इनको अपभ्रंश कर दिया और अपना बना दिया। देखिए ये केरल में एक अय्यप्पा है, जो अय्यप्पा जो बिल्कुल आदिवासियों का गॉड था, इसको इन लोगों ने कहानी बनाई कि हरि और हर के मिलन से हुआ, दोनों नर के मिलन से हुआ। फिर इसका मंदिर बना दिया, और अब मंदिर में पूजा कौन करते हैं? वही ब्राह्मण। तो ओबीसी के गॉड को इन लोगों ने पकड़ लिया। हमारे यहाँ तो लोकल इनहेबिटेंट्स के भूत कहते हैं, इसको भूतकोलक कहते हैं, जिसमें वो भूतों की पूजा कर रहे थे।
ये मानववादी आ गए, क्या करना है इनको। ये भूतों को बोले कि ये भूतों का एक बॉस है, वो अन्नप्पा दैवा कहा इसको। ये सारे के सारे चिल्लर पल्लर भूतों को डाल के अन्नप्पा दैवा का इसका बॉस बना दिया। अन्नप्पा दैवा क्या है? वो शिव का गण है। और शिव कौन है? मंदिर में बैठा है। और मंदिर किसके कंट्रोल में है? हाँ, वो तो सुनने वाली बात है। मंदिर तो कंट्रोल में है पुजारियों का, बस हो गई बात। जैसे आपके तिरुपति को ही बोलते हैं कि वहाँ पर वो बुद्ध की मूर्ति है, उसको क्या? देखिए, हमारे यहाँ कुछ बुद्ध महावीर के मूर्तियों को, हमारे यहाँ क्यों, काठमांडू में मैंने देखा। काठमांडू में ये कौन सा वो टेम्पल है बहुत फेमस, पार्श्वनाथ, पशुपतिनाथ टेम्पल के बीच में एक नदी है, इसका नाम तो हमें भूल गया। उस नदी के उस पार तो थोड़े हिल्स है। इस हिल्स पर मैंने कुछ मूर्तियों को देखा जिसके सर और नाक काटे हुए थे। किसके होते हैं? बुद्ध के। अच्छा। और इसको कुमकुम डाला, कुछ लोगों ने कुछ फूल रखे हैं, माने इसको पूरा हिंदू देवता बना दिया। मंगलुरु में ऐसे ही टेम्पल्स है जो बौद्ध के हैं, विहार को बना दिया। वैसे पूरी की जगन्नाथ मंदिर को ही बोला जाता है। हाँ, वो बोला जाता है, लेकिन मैं तो इन चीज़ों में ज़्यादा ये नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सब देखिए, ये दोनों अंधविश्वासों के बीच में एक टक्कर है, हमको क्या लेना देना है। लेकिन ये साजिश तो है कि सारे के सारे को जो हिंदू कहते हैं इनको अपना मनुवादी सिस्टम पे लाए और उसका कंट्रोल सिस्टम अपने हाथों में रखे। हमारे यहाँ बहुत लोकल कल्चर था, सब लोग मांस मच्छी खाते हैं। इनमें आ गया ये ब्राह्मणवादी और बोले कि आज मत खाना, कल मत खाना, परसों मत खाना, नाग देवता की पूजा है। यहाँ तो नाग की ज़्यादा पूजा नहीं होती है, वहाँ तो नाग देवता बहुत है। कुछ भी प्रॉब्लम वो कहते हैं कि नाग दोष है, और नाग को ये करना है वो करना है, 25-30 लाख भी खर्च करवा देते हैं लोग, कहते हैं नाग दोष। ये तो यहाँ तो इतना नहीं है, उधर तो बहुत है हमारे एरियाज में। अभी एक घटना आपने सुना होगा तमिलनाडु में, वहाँ पर वेल्लूर जिले के तिरुपत्तूर में जो स्नेहा का एक मामला है, जिसने सरकार से पहली बार जाति और धर्म को छोड़ते हुए प्रमाण पत्र हासिल किया। हाँ, तो उससे क्या लगता है आपको कि क्या समाज देखिए आगे बढ़ रहा है? नहीं, मैं तो कास्टलेस रिलीजनलेस हूँ। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में मेरा नो कास्ट नो रिलीजन है, इसका सर्टिफाइड कॉपी मैं लूँ तो मुझे भी मिलेगा। लेकिन बात ये है कि एक जो रिकॉग्निशन मिला ठीक है। मुझे मालूम है 10 साल पहले एक कपल आया था मेरे पास, मुसलमान और हिंदू। इन्होंने ऑफिशियली अपने रिकॉर्ड पे, अपने बच्चों के स्कूल रिकॉर्ड्स पे नो कास्ट नो रिलीजन डाला है। इन्होंने एप्लीकेशन में नो कास्ट नो रिलीजन लिखा था, स्कूल वालों ने नकार दिया, तो इन्होंने कंप्लेंट कर दिया एजुकेशन अथॉरिटीज़ को। एजुकेशन अथॉरिटी से आ गया कि रिकॉर्ड में नो कास्ट नो रिलीजन लिखना है, लिख लिया ना अपने बच्चों को। मुझे सर्टिफिकेट दिए थे वो लोग। इससे कोई बड़ी चेंज तो नहीं आएगा, कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता है। लेकिन मेकिंग ए पॉइंट कहते हैं इसको, बस हो गई बात। कि आंध्रा में किसी ने केस डाला है ऐसा है। हाँ, धर्म के सवाल को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा पीछे जाएंगे। उसमें हम देखते हैं कि भारत को जो है, जब उसका मतलब सत्ता का हस्तांतरण होता है, हाँ, और धर्म के आधार पर, जैसा हमारा मानना है कि धर्म के आधार पर भारत को विभाजन होता है, पाकिस्तान और भारत, हाँ, और उसका जो आग जो है अभी भी लगा हुआ है, जैसे पुलवामा जो घटना घटा हाँ, है, हाँ। तो इस पूरे पुलवामा के साथ पूरा कश्मीर का मामला आ जाता है। आप इसको धर्म के साथ जोड़ के कैसे देखते हैं? मुझे कभी कभी शक होता है कि इसको धर्म के साथ कैसे जोड़ूं, लेकिन फैक्ट तो ये है कि एक एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई, दूसरे एरिया में माइनॉरिटी बन गई।
ये कश्मीरियत एक जो बात है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया भारत के सामने, उस टाइम में लोग इंडिया में रहना चाहते थे और राजा इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। सोच लीजिए आप, वो राजा हिंदू था, हरी सिंह। हाँ, मेजॉरिटी मुस्लिम थे, लेकिन वो इंडिया से जुड़ना चाहते थे। और जब पाकिस्तान ने कब्ज़ा करने के ट्राई कर दिया तो नेहरू ने आर्मी भेजा और एक वो सीज़ फायर पे स्टॉप हो गया और 2 कश्मीर हो गए। वो जो आज़ाद कश्मीर कहते हैं और ये कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो लोग कहते हैं। हम कहते हैं कश्मीर तो अविभाजित अंग है इंडिया का और वो है ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो 2 अलग अलग नज़रिया से देखते हैं। लेकिन लगता है ये मुद्दा ऐसे चला है आजकल कि एक हिस्से से कम्युनल बन गया, दूसरे हिस्से से लैंग्वेज, कल्चर, ये सब आ गए इसमें, और न जाने क्या होगा इसका, कोई कुछ नहीं कह सकता। लगातार दक्षिण पंथियों की तरफ से आपको धमकी चमकी मिलते रहता है। हाँ। मार देने की धमकी, फरमान जारी होता है। हाँ। और इस बीच आप बड़ा लगातार मतलब काम करे जा रहे हैं। हाँ। मतलब अपने अंधविश्वास, ये सब तमाम जो जितने भी हिंदू नहीं, देखिए हम कुरीतियों के खिलाफ लड़ते हैं। ये कभी रिलीजन न होते भी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे चीज़ इसके ऊपर हमने कैंपेन किया। वैसे आप देखिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन पर किसने कैंपेन किया? पूरे दुनिया में एक ही व्यक्ति ने कैंपेन किया आज तक, और वो मैं हूँ। आपको श्रेय जाता है। हाँ, जहाँ मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक्सपोज आप टाइप करें तो मेरा वो वीडियो आता है जिसको 3 लाख से ज़्यादा हिट हो गए हैं। तो इतने दबाव में आप कैसे काम कर पाते हैं? हर समय मौत का मतलब डर आपके पास रहता है। हाँ, नहीं, वो मैं कह नहीं सकता। आप पूरा काम करते हैं। नहीं, वो मैं कह तो नहीं सकता। कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं इन काम का? देखिए, एक बात तो है, मुझे चुप रहना मुश्किल है। अगर मैं चुप रहूं तो मेरी आत्मा जो कहते हो, मैं तो आत्मा में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जो अंदर की बात है, जो मैं अपनी कॉन्शियंस कहूँ, वो मुझे इतना खाएगा कि मैं मर जाऊँगा। अगर मैं चुप बैठूँ, वो मरने से बड़ा पनिशमेंट है चुप बैठना मेरे लिए। देखिए, इतने सारी लड़ाइयाँ लड़ी मैंने। जहाँ कॉलेज में काम कर रहा था, उस मैनेजमेंट को केयर नहीं किया। जो मुझे बोलना था बोलता रहा मैं। मैनेजमेंट बोले कैसे बोलते हो? बोला मैं अपने मुंह से बात बोलता हूँ। भाई तुम कौन हो पूछने वाला? तुम तो यहाँ के एम्प्लॉय हो। मैंने तो क्या, मेरे बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने में कुछ गड़बड़ है तो बता दो। मैंने बच्चों के साथ कुछ बदसलूकी की है तो बता दो। उन्हें वो सब ठीक है, लेकिन जो ओपिनियंस तुम एक्सप्रेस कर रहे हो सरकार के खिलाफ, यूनिवर्सिटी के खिलाफ, ये धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ, उन लोगों ने हम पर कंप्लेंट कर दिया। तो मैंने बोला उस कॉलेज के मालिक को, ए भाई इसको बता दो कि ये उसका पर्सनल मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बोले कैसे बता दूँ? अगर किसी ने बाप को कंप्लेंट कर दिया कि तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा है तो बाप क्या कहेगा? पर्सनल कहेगा। बोला भाई, मैंने बोला देखो भाई, तुम तो मेरे एम्प्लॉयर हो बस, हाँ, तुम मेरे बाप तो नहीं हो। अगर बाप हो तो भी वो बोलेगा बच्चा एडल्ट है, इसका पर्सनल मामला है, तो मुझे डिफेंड मत करना, अपने डिफेंड मैं देख लूँगा, समझे? बता दो कि इसका पर्सनल मामला है। भारत का जो एक वो जो बहुसंख्यक आबादी है, वो बोलती है कि तालिबानी हैं या फियादीन हैं, उनके द्वारा मतलब पूरे देश भर में मतलब इस प्रकार के जो पूरे धार्मिक जो एक है ईद-उल-माद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और उसके बरक्स जो क्या बोलते हैं, उसके तुलना में हमारे देश में RSS है, उसके और भी जो हिंदू संगठन है, इन दोनों को आप कैसे मतलब रेखा खींचते हैं? दोनों के बीच में क्या समानता देखते हैं? क्या उन दोनों में बोथ कम्युनलिज्म is dangerous, but majority communalism is ज़्यादा dangerous, क्योंकि ज़्यादा लोग इनके साथ जा सकते हैं, पावर इनके हाथ में आ सकता है। देखिए, इनको मेजॉरिटी वोट नहीं मिले, फिर भी पावर हाथ में ले लिया ना। ये माइनॉरिटी कम्युनलिज्म है ना, मेजॉरिटी कम्युनलिज्म मुझे कभी लगता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
भाई कल तुम यहाँ दंगा करो, परसों मैं वहाँ कर दूंगा। कभी कभी लगता है ओवैसी और ये आदित्यनाथ दोनों साथ में बैठ के सोचते कहते तुम ये बोलो मैं ये बोल लूँगा। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे। हाँ, हमारे यहाँ मैंने देखा ये सब साथ है। दोनों का मकसद एक ही है, लोगों को डिवाइड करना और इसका फ़ायदा उठाना। ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। एक तथ्यन्वेषी के रूप में आप बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो एक बहुत बड़ा मसला है उसका समाधान कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कोई श्रद्धा की मामला नहीं है, ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को देकर सॉल्व होना चाहिए। इसमें कोई श्रद्धा की बात नहीं है। अगर मैं यहाँ घर बनाऊँ और आप कहेंगे कि मेरे जो दादा यहाँ पैदा हुए तो मुझे इसको छोड़ दो, मैं छोड़ूँ क्या? तो आप कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाएंगे कैसे? प्रॉपर्टी क्लेम करके आपको कोर्ट बोलेगा कहाँ है डॉक्यूमेंट लाओ। जब डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या होगा? इन लोगों ने ये मामला पॉलिटिक्स के लिए यूज़ कर दिया। अब क्या हुआ? 5 साल तो सत्ता में बैठे थे, क्या हुआ? कुछ किया क्या? कुछ नहीं। पहले देश में बहुत तेजी के साथ मॉब लिंचिंग हुआ, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अब पूरा उत्तर के क्षेत्र में ये लोग क्या बोलते हैं, नया बिल ले आए हैं, कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है। उसके बाद यूपी में लगातार मतलब फर्जी मोर्चे हो रहा है मुसलमानों का। इन सारे के पीछे में आप किस पार्टी के? एक षड्यंत्र देखता हूँ, वही बीजेपी के हाथ से, और किसके हाथ से? एक षड्यंत्र देख सकता हूँ मैं इसके पीछे कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये नहीं होगा, क्योंकि लोग इनको सबक सिखाएंगे। एक जातिविहीन और क्या बोलते हैं अंधविश्वास से मुक्त एक वैज्ञानिक भारत की जो बात आती है या एक समाज की जो स्थापना की बात होती है, उसके लिए आप क्या खाका खींचेंगे? कैसा होगा वो समाज? देखिए, हमें कुछ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। अपना संविधान ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलवा दो, बस हो गया। देखिए, जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल है ना, इसमें सब लोगों को जस्टिस चाहिए, सब लोगों को समानता चाहिए। ये नेचुरल रिसोर्सेज पर सब लोगों का हक है, सिर्फ अंबानी अडानी का नहीं। यहाँ तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को निकालने की कोशिश हो रही है और लैंड दिया गया है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को। इन पर उनको कोई हक नहीं, सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट का हक आता है। ये सब मामले हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे। महिलाओं के ऊपर शोषण बहुत चौतरफा हो गया है छत्तीसगढ़ में। आप जानते होंगे टोनी प्रथा के माध्यम से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। आपके झारखंड बिहार में डायन प्रथा के माध्यम से उड़ीसा में भी है, आंध्रा में भी है। तो हम महिलाओं को इससे कैसे मुक्त कर सकते हैं? क्या हम इस दिशा में कुछ कदम उठा रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं उनको मुक्त करने के लिए? देखिए, जब समानता की बात होती है तब महिला और पुरुष दोनों समान कहला जाते हैं और तभी पूरी आज़ादी मिलेगी महिला को। कभी कभी ये महिला को ही एक टूल यूज़ करते हैं, ये पितृवादी समाज पेट्रियार्कल सोसाइटी महिला को दबान में रखने के लिए महिला को ही यूज़ करते हैं। जैसे सास को यूज़ करके बहू की मुंह बंद कर लेते हैं, जैसे ननद वो अपनी भाभी की मुंह बंद कर लेती हैं। देखिए आप कैसे चलता है ये। कभी कभी महिला, देखिए केरला में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि 10 और 50 साल के बीच में महिला अय्यप्पा के यहाँ जा सकती है और महिलाओं ने ही इसका ओपोज कर दिया। देखिए क्या बात है। महिलाओं को समानता देने की एक स्टेप को जब महिला ही ओपोज करती है तो क्या है।
कभी कभी हमारे यहाँ बोलते हैं मिस्टर सरपंच, मिस्टर एमएलए, माने एमएलए महिला है लेकिन अधिकार चलाने वाला पुरुष है मिस्टर, क्योंकि रिजर्वेशन दिया ना तब ऐसा होता है। आपसे बात करते करते घटना याद है कि जेएनयू में, कि जेएनयू में क्या बोलते हैं, महिषासुर का शहादत दिवस मनाया जाता है और भी पार्टी होता है, इसको लेके बड़ा कोहराम मचा हुआ देश भर में। और उस कोहराम के बीच में हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि पूरे देश भर में महिषासुर का पूजा हो रहा है, रावण को नहीं जलाने की बात हो रही है, या महिषासुर के जो संहार की बात हो रहा है दुर्गा द्वारा, उसको नहीं करने के लिए मतलब मूल निवास से उठ खड़ा हो रहा है। हाँ, तो आप इसको क्या कोई सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में देखते हैं, कैसा देखते हैं इसको? एक अटेम्प्ट एट सांस्कृतिक परिवर्तन, क्योंकि मूल निवासियों के जो आशय हैं इनको प्राप्त करने के लिए वो बोल रहे हैं देखिए हमको दबाव करके रखा है, अब हम उठने वाले हैं। ये जो आज की बात नहीं है, ईवी रामास्वामी पेरियार जिनको कहते हैं, इन्होंने 50 साल पहले बोला कि राम इज़ नॉट गॉड, रावण इज़ नॉट राक्षस, तब किताब लिखे थे इन्होंने। तो सोचिए आप, ये बहुत पुरानी बात है, वो यहाँ आज आ गई है बस। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है सिर्फ अंधविश्वास, छुआछूत, जातिवाद को लेके मतलब संघर्ष कर रहे हैं। आप सीधे मतलब धार्मिक अंधविश्वास या धार्मिक जो प्रतिरोध है उसको लेके आप मतलब संघर्ष करते हैं, ऐसा क्यों? आपके कामों में फर्क क्या है? देखिए बात ये है कि ये वो लोग जो ये चीज़ों को करते हैं इसको किसी न किसी धार्मिक रंग डालते हैं। देखिए जब मैंने मिडब्रेन एक्टिवेशन एक्सपोज कर दिया, बोले कि ये तीसरी आँख है, शिव जी की आँख है, इसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं, तो धर्म को लाया अंदर। और एक नित्यानंद नाम का एक है, वो रेप एक्यूज है, उसने बोला कि मैं अपनी परिवर्तन करता हूँ अपने क्या दैविक शक्ति से, वो अपने को शिव का अवतार कहता है, वो ऐसे बता दिया इसने। तो धर्म को लाया, धर्म के रंग लाया इसमें। एक और हमारी पूरी एक परंपरा है, कुमार लिंगों से लेके बुद्ध है, चार्वाक है, महावीर है, लोकायत के जो संस्कृति चली हमारे रैदास हुए, जवाहरलाल हुए, ये इस परंपरा को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। हाँ, कहीं ना कहीं इन परंपराओं के ऊपर हमले हुए हैं और एकदम से मतलब वो खत्म होने की स्थिति में। तो एक क्या कारण है कि इस प्रकार की जो परंपरा है, जो वैज्ञानिक, देखिए ये मनुवादियों के कुतंत्र ऐसे होते हैं कि जो भी मिला इसको अपने कब्जे में लाते हैं। बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया, अयप्पा को हरिहर पुत्र बना दिया, जो भी पॉपुलर हो जाए इसको वो कब्जे में लाते हैं। देखिए संतोषी माँ, किसी ने इसका नाम ही नहीं सुना था, एक पिक्चर में आएगी और अब संतोषी माता बन गई, कौन है, किसी पूजा करने लगे। जैसे कि तो हर चीज़ में ये मनोवादी घुस देते हैं और जो अपना जो सुपीरियरिटी है वो, देखिए हमारे ऐसे जब दलित इकोनॉमिकली फॉरवर्ड होते हैं वो इनका अनुकरण करते हैं, बोलते हैं कि हम तो ब्राह्मण जैसे ही है, हम मांस नहीं खाते हैं, मच्छी नहीं खाते हैं। तो इन्होंने समझा कि ये कुछ सुपीरियर बात है कि हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। इनको इतना भी अक्ल नहीं है कि हमको प्रोटीन कम दाम में मिलने वाली चीज़ होती है मांस मच्छी, सुनते नहीं ना, सोचते हैं कि इन्हीं का लाइफस्टाइल सुपीरियर है। और उनको देखिए वो कितना दाल खाते हैं, वो कितना दूध पीते हैं, और इसका कॉस्ट क्या है, और इन लोगों के फिश का कॉस्ट क्या है। तो गांव में ये अधिकतर देखा जाता है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, कि वो किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज झाड़ फूक, अगरबत्ती ये सब लगा के करता है। जैसे कई सारी बीमारी जैसे सिकलिन है या हड्डी की बीमारी है, बहुत सारे बोलते हैं कि जड़ी बूटी का भी उपयोग करते हैं। तो जिस प्रकार से मतलब ये पूजा पाठ ये सब का एक पूरा पंचायत है हमारे बीच में, समझना मुश्किल हो जाता है कि भगवान है कि नहीं है। उसी प्रकार ये झाड़ फूक के बीच में कैसा हम पहचान करें कि कौन सा पैथिक, कि एलोपैथी सही है, कि होम्योपैथिक सही है, कि आयुर्वेदिक सही है, तो ये इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए एक डेफिनेशन है,
देयर इज़ मेडिसिन दैट वर्क्स, जो काम करने वाला मेडिसिन है, एंड देयर इज़ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन विच डज नॉट वर्क। जो मेडिसिन जो वर्क है इसको साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं, एलोपैथी नहीं। बाकी सारे जो चीज़ है वो सब नकली है, क्योंकि अगर कुछ काम करता है तो वो आता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में, और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए, एंड इररिफ्यूटेबल एविडेंस, नॉट योर पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने गोली खाई, मेरा सर दर्द कम हो गया, वो तो एविडेंस नहीं है। इसके लिए प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स बनना पड़ता है, और इसके बाद ही कोई ड्रग मार्केट में आता है। उसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। देखिए, इंडिपेंडेंस के टाइम में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन इंडियन वाज 32 ईयर्स, आज 68 बन गया। कैसे? ये पैथियों के बढ़ने से नहीं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बढ़ने के कारण। सोच लीजिए आप, 1919 में 17 ईयर्स था एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अध्यात्म तब भी बहुत मजबूत था, अब से ज़्यादा मजबूत था शायद उन दिनों में, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या हो गया? सोच लीजिए आप, सोचने की बात है किसी को। जिस प्रकार से हमारे बीच में समाज को बदलने के लिए बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे पार्टी हैं, हाँ। आपको क्या लगता है कि इसमें से सही वैज्ञानिक संगठन, सही वैज्ञानिक पार्टी कौन है जो हमारे विचारधारा को, जो विज्ञान को मतलब लोगों के बीच में ले जाएगा, या विज्ञान संगत समाज का निर्माण? ये कहना बहुत मुश्किल है। अब कहते हैं कि ओनली ए डिग्री ऑफ इरेशनलिज्म, जो कम इरेशनल होता है उसको पकड़ना है आजकल। मोस्ट इरेशनल तो आपको मालूम है कौन है, इससे कम ये है, इससे कम ये है, इससे ये कम है, वही हम कह सकते हैं बस। और इस लिस्ट में देखिए तो कांग्रेस आता है, आम आदमी पार्टी आता है, कम्युनिस्ट पार्टियां आती हैं, ये सब कम 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 में आते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कोई भी पार्टी बिल्कुल साइंटिफिक है, क्योंकि हमारे दोस्त, हमारे वेरी सीनियर रैशनलिस्ट कलानाथन जी है, जो फीरा के पैटर्न हैं, इनको सीपीएम ने चुनौती दी। कलानाथन, आइदर यू आर ए कम्युनिस्ट और यू आर ए रैशनलिस्ट। कलानाथन बोले कि आई एम ए रैशनलिस्ट, तो इनको पार्टी पोजीशन नहीं मिला, नहीं तो वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, इतने सीनियर थे वो पार्टी में। देखिए, इवन सीपीएम से रैशनलिस्ट को किक आउट कर दिया, सोच लीजिए आप। अब लोग बोलते हैं कि डार्विन की जो थ्योरी है वो अब प्रासंगिक नहीं है, आपको क्या लगता है कि डार्विन पूरे बकवास है? मनुष्य क्या ऊपर से आया क्या? देखिए, डार्विन की थियरी में ऐसे आता जुड़ते जुड़ते आया, इसमें मिसिंग लिंक्स है, एक एक मिसिंग लिंक मिलता रहा है। पूरा एविडेंस है कि नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट से कैसे लाइफ आ गया, बायोकेमिकल बेसिस ऑफ इवोल्यूशन है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। और लोग कहते हैं कि डार्विन अप्रस्तुत है, ये बकवास है। किसी ने कहा कि किसी ने देखा है क्या बंदर को मानव बनते हुए? क्या है भाई, बंदर से मानव नहीं बना, दे शेयर्ड ए कॉमन एंसेस्टर बस। और ये भी कह सकते हैं बैक्टीरिया से मनुष्य आया, बैक्टीरिया भी है, मनुष्य भी है, ये पूरा बकवास है। बहुत सारे फिल्म बने हैं जुरासिक को लेकर, है ना, डायनासोरस को लेकर। तो डायनासोरस और मनुष्य के बीच का क्या? नहीं, इसका भी साइंस लाए हैं जुरासिक पार्क में, बोले थे कि इसका डीएनए पकड़ के क्लोनिंग करके कर दिया। खैर वो छोड़िए, मनुष्य और डायनासोर आपको कभी नहीं साथ में थे। वो भी क्या वो जैसे बताते हैं उनका पात हुआ, उनका नाश हो गया, सर ये सही? हाँ ना, वो ये सही है, कुछ तो हुआ जिसके कारण इसका नाश हुआ। वो संक्षिप्त में बताएंगे कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई? देखिए, ये इसको बिग बैंग थियरी कहते हैं, और कहते हैं ग्रैंड यूनिफाइड थियरी है, स्ट्रिंग थियरी है। मुझे तो ज़्यादा मालूम नहीं फिज़िक्स के बारे में, लेकिन कहते हैं कि मैटर और एंटी मैटर सेपरेट हो गए उस बिग बैंग में। वहाँ एक इवेंट था जिसको सिंगुलैरिटी कहते हैं, बस इतना मुझे मालूम है बस। क्योंकि मैं तो बायोकेमिस्ट हूँ, आई कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स देन ऑन जियोलॉजी एंड मोर देन दैट पार्टिकल फिजिक्स। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, उनसे पूछना है। मैं तो सिर्फ यह कह सकता हूँ कि सिंगुलैरिटी से आ गया पूरा यूनिवर्स।
आपको क्या लगता है कि पृथ्वी में मनुष्य कब तक मतलब जीवित रहेगा, ऐसा कुछ लगा आपको? आजकल के ये पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो कह नहीं सकते कि कल क्या हो सकता है। अगर ये नाश होगा इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, नहीं तो वॉर एक्टिविटी, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग एक्टिविटी, नहीं तो कैसी ऐसी कुछ एक्टिविटी से ही अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड इफ वी डू नॉट करेक्ट आवरसेल्व्स। बस आपको क्या लगता है मनुष्य के साथ साथ और भी ग्रहों में कुछ इस प्रकार के और जीव हैं? ज़रूर, एवरीबडी सेज दैट लाइफ एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, लेकिन हमारे कांटेक्ट में नहीं आए, जब आएंगे देखा जाएगा। जैसे उड़नता स्थली वगैरह? नहीं, ये क्या है, फ्लाइंग सॉसर्स बोलते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन है। एक अंतिम सवाल की वर्तमान हालात में जो पूरे देश की परिस्थिति है, समाज की परिस्थिति है, तमाम चीज़ों के बीच में इन चुनौतियों का सामना हम मतलब किस ढंग से कर सकेंगे आप? एक ही ढंग से, अब तो एक ही एम है, किक आउट द कम्युनल एलिमेंट्स, बस बाद में जो हो देखा जाएगा। इमरजेंसी के टाइम में हमारा एक ही मकसद था, किक आउट इंदिरा गांधी, बस। अब तो एक ही मकसद है, किक आउट दिस कम्युनल एलिमेंट्स हु आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम अमॉन्ग पीपल। बाद में देखा जाएगा क्या है। इंडिया ऐसा है कि वहाँ नरेंद्र मोदी को छोड़ के कोई लीडर नहीं है, क्यों नहीं है, आएगा। ये तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो है वेस्टमिनिस्टर टाइप ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहाँ एमपी को चुन लेंगे लोग और ये एमपी लीडर को चुन लेंगे। ये बकवास है कि एक ही लीडर है, क्या है ये देश इतना गरीब है कि इसमें एक ही लीडर है और कोई नहीं है। इंदिरा गांधी के टाइम में वही कहते थे लोग, बाद में कितने प्राइम मिनिस्टर है, कितने प्राइम मिनिस्टर चले गए। तो हमारा मकसद एक ही है, फ्री द कंट्री फ्रॉम दिस कम्युनल पार्टी, बस। इस विज्ञान को आगे ले जाने के लिए आपने अपने लैबोरेटरी में कौन कौन सा आविष्कार किए हैं? देखिए मैं तो इतना बड़ा आविष्कारी नहीं हूँ। मैंने बच्चों पर लेड पॉइजनिंग पे काम किया, मैंने प्रोटीन इनहिबिटर्स पर काम कर दिया, मैंने ब्लड गैस एनालिसिस पर काम कर दिया, मैंने फीटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पर काम कर दिया, मैंने सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज पर काम कर दिया, बस। और जो मिड ब्रेन वाला जो बोलते हैं, नहीं, वो तो हमारे लेबोरेटरी में नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ये क्या है, इसमें कुछ मिड ब्रेन, ये जो क्लेम करते हैं इसमें कोई टेस्ट करने की बात है ही नहीं होती, और कौन किसी का ब्रेन कोई डिसेक्ट कर सकता है। खैर, आप लोग चुनौती भी देते कई लोगों, कई बाबाओं को चुनौती दिए, कई बार बाबाओं से। हाँ, इधर ही दिया ना, 3 साल पहले बहुत शोर शराबा हुआ इसमें। तो उसका क्या ऐसे कुछ मामले कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए क्या आपका? कहाँ? मतलब ये जो मामले हैं, हाँ, उसके कारण आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ा? अभी तक नहीं, क्योंकि वो कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं। अभी तो एक तो मामला है मिड ब्रेन एक्टिवेशन के मामले में, इंडिया में पहली बार एक कंज्यूमर केस डाला है पेरेंट्स ने बच्चों का, और इसका डिसीजन 1-2 महीने में आ जाएगा। तब तो जब ये डिसीजन मिलेगा पूरे इंडिया को हम ब्रॉडकास्ट करेंगे कि ऐसे हो गया, क्योंकि इन लोगों का फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है कि बच्चे आंखों में पट्टी बांध कर पढ़ सकते हैं, वो एक्सपोज कर दिया, और इन लोगों ने हमारे एक्सपोजर का एविडेंस लेके केस डाल दिया बच्चों के 2 पेरेंट्स ने। अब देखना है कि क्या होगा। अभी क्या है कि संचार के बहुत सारे माध्यम आ गए, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, कंप्यूटर आ गया, तमाम चीज़ें आ रही हैं धीरे। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से प्रचार हो रहा है कि जो विज्ञान के जितने तेजी के साथ विकास हो रहा है, ये विनाश के भी कारण बन जाएंगे? देखिए फैक्ट्स ना, ये तो हमारा कंट्री का एक ट्रेजेडी है कि हमारा यहाँ 16th सेंचुरी माइंडसेट है और सुपर इम्पोज ऑन 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी। ये तो बड़ी डेंजर की बात है, क्योंकि 16th सेंचुरी माइंडसेट पकड़ के 16th सेंचुरी में बैठो। कश्मीर में कुछ हुआ तो वो कन्याकुमारी पहुँचने में 4 साल लगते थे, अब तो वो 4 सेकंड में पहुँचता है, बस। वही माइंडसेट वाला वही इंसिडेंट 4 सेकंड में पहुँचता है।
विज्ञान को यूज़ करते हैं विज्ञान को ही कंडेम करने में। मिनिस्टर्स बोलते हैं गोमूत्र से 440 डिजीज़ का क्योर होता है, लेकिन जब मिनिस्टर को सर्दी जुकाम होता है जाता है लंदन। पतंजलि का प्रोपराइटर कहता है कि गोमूत्र से ये हो जाएगा वो होगा, लेकिन जब इसके घुटनों का प्रॉब्लम आ गया लंदन में जाके ऑपरेट कर दिया। ये पूरा हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड्स है। जब हमारे लोग ये सब समझेंगे इन लोगों को लात मार के घर भेज देंगे। हमारे समाज में ज्योतिषी, फेंग शुई, है ना, ये सब भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो इसमें क्या वैज्ञानिक सत्यता क्या है कि फेंग शुई का वैज्ञानिक सत्यता है कि ये लोग उल्लू बना रहे हैं बस। क्योंकि आपके मन में एक भ्रम डालो कि तुम्हारे घर का ये वास्तु ठीक नहीं है, तो इसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगा, वास्तु ठीक नहीं इसलिए ये हुआ ये हुआ। हमारे घर का वास्तु ठीक ही नहीं है लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। किसी भी चीज़ को मानने से पहले तर्क की कसौटी पे लगा दो बस। और ये बात मेरी नहीं है, गौतम बुद्ध ने कहा था 2500 साल पहले। ये अपने लाइफ पे लगाइए तब आपका लाइफ इजी हो जाएगा बस। मेरे एक बात मैं पूछना चाहता हूँ ना, बहुत सारे जो लोग हैं जो इस तरह के आंदोलन से जुड़ते भी हैं और बाहर से सपोर्ट करने वाले लोग हैं जो बातें तो बहुत सारी करते हैं, हाँ, लेकिन जब लाइफ में प्रैक्टिस आता है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और उनके ऐसे लोग भी बहुत सारे हमने देखे कि जो बोलते हैं कि हाँ ये सब ढकोसला है, लेकिन उनके बटुए में भी देखेंगे तो एक छोटी हनुमान चालीसा रखी होती है। वो उनसे जब पूछें तो बोलेंगे कि नहीं मैं भगवान को नहीं मानता लेकिन किसी एक शक्ति को मानता हूँ। हाँ, ऐसे लोगों के को बताने के लिए, समझाने के क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस देयर गॉन केस। लेकिन मैं तो ऐसा हूँ कि मेरे ज़िंदगी में मैं पूरे इन तत्वों का पालन करता हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं किया। एक बार हम बिहार में पकड़ गए थे आंधी के बीच में, गाड़ी ऐसे हिल रही थी। गाड़ी वो क्या है, वो टाटा का है सुमो, वो गाड़ी हिल रही थी। तो सोच लो कि क्या ज़बरदस्त आंधी थी। और रोड के साइड में दो लेटे हुए थे बाइक को पकड़ के, वो भी हमारे गाड़ी में आ गए ऑपोजिट साइड पे ओपन करके। फिर ये हिलता रहा। यार ये लोग हनुमान चालीसा पठन कर रहे थे, मैं बैठ के हंस रहा था। मैंने बोला क्या होगा भाई अगर ये जाए, तो बोले आप सचमुच हंसते थे सर? हाँ मैं सचमुच हंसता था। आपको डर नहीं हुआ? मैंने बोला मुझे क्या डर है भाई, जो होगा होगा बस। अगर हनुमान चालीसा से ये आंधी बंद हो जाएगी तो बाहर जाकर बोलना था, गाड़ी के अंदर क्यों बैठे हैं आप लोग, हनुमान तो रक्षण देगा ना। कभी कभी लोग मुझसे ये पूछते तुम क्या करते हो? मैं बोलता हूँ देखो भाई, जन्म मेरा कब हुआ इस पर मेरा कोई कंट्रोल था नहीं था, लेकिन जब मैं मरूँ मेरे बॉडी पर मेरा कंट्रोल है। मैंने अपना बॉडी मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दिया है पहले ही। जब मरता हूँ सीधा वो लाश उठा के ले जाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ में मैंने अपने तत्वों का परिपालन किया है, एवरीथिंग। आज तक किसी धार्मिक इसमें या अंधविश्वास में पकड़ा नहीं हूँ, नहीं गया हूँ। अच्छा एक बात छोटी सी होती है, हमारी जो लाइफस्टाइल शुरुआत से जो हमको घरों में सिखाया जाता है, मुझको ऐसा लगता है कि सवाल न पूछने की जो प्रवृत्ति है, हाँ, वो हमारे धार्मिक रिचुअल्स के कारण हमारे अंदर ज्यादा नहीं, धार्मिक रिचुअल्स यानी सोशल एटीट्यूड्स पूजा करनी है और सवाल नहीं पूछने हैं कि क्यों पूजा करनी है। वैसे ही पिताजी कुछ बोल रहे हैं तो उसको अपोज नहीं करना है, हाँ, करना ही है। ये सारी समस्याएं क्या आगे चल के राजनीतिक परिदृश्य को असर करती हैं? हाँ, ये हमारे ब्लड में ही आया होगा शायद। पहले एक ज़माने में था कि जो भी रूलिंग को ओपोज करे उसको ख़त्म कर देते। राजा महाराजा थे, ज़मींदार थे, लोकल ये कौन है वो स्मॉल विलेज के चीफ थे, जो भी किसी के इनके खिलाफ बोलता था इसका सर काट देते थे। तो इसलिए बच्चों को छोटी उम्र में ही माँ बाप ने सिखाना शुरू कर दिया, चुप बैठ,
क्वेश्चन मत करो, जैसे अहिंसावाद। अक्सर धार्मिक लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर। हाँ, क्या ये सही बात है? नहीं, ये सही बात नहीं है। मज़हब कभी नहीं सिखाता आपस में बैर मत रखना। हर मज़हब कहता है कि अपना सबसे सुपीरियर है। ये बिल्कुल बकवास है कि मज़हब बैर नहीं सिखाता।